वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो ये चैप्टर 1 है, ऐसे और भी चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। सो अगर आप लोग स्टोर कीपर जनरल या फिर स्टोर कीपर ड्रग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। ऐसे ही और चैप्टर्स भी मैंने प्रिपेयर करे हैं, तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूंगी कि ये स्टोर कीपर ड्रग की है या फिर स्टोर कीपर जनरल की है। सो ये जो आप वीडियो पर्टिकुलरली देख रहे हो ये दोनों के लिए ही है। अगर आप स्टोर कीपर जनरल के हो या फिर स्टोर कीपर ड्रग के हो, दोनों के लिए ही ये कॉमन वीडियो है। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेगी, फार्मेसी से रिलेटेड, स्टोर कीपर से रिलेटेड एंड जी पैड ड्रग इंस्पेक्टर, आपको ओवरऑल सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, ऐसे ही और वीडियोज़ भी आएगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोर कीपर होता कौन है और इसका काम क्या होता है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले जानना होगा व्हाट एंड हु इज स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोर्ड गुड्स। अब यहाँ गुड्स क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान। स्टोर कीपर का काम ही होता है कि उसके पास जो भी सामान है उसको वो स्टोर कर सके, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है। अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स कुछ भी हो सकता है, सामान तो कुछ भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स का हो सकता है, अप्लायंसेस हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्स की पर्टिकुलर पोस्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एम्स से बहुत सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, ऑर्थो डिपार्टमेंट होता है, कार्डियो डिपार्टमेंट होता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसी के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। तो स्टोर होता है, हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्टोर होता है। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल के बच्चों के लिए उनका पर्टिकुलर स्टोर होगा और ड्रग के जो बच्चे हैं उनका पर्टिकुलर स्टोर होगा। स्टोर कीपर का मेन रोल ही यही होता है कि वो मेंटेन कर सके, उनके सेफ कस्टडी रख सके जो आइटम्स सप्लाईज की जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड पार्ट्स, परचेज पार्ट्स, ये सारे आइटम्स होते हैं जो कि एक स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ये सारे जो आइटम्स होते हैं ये स्टोर रूम में रखे जाते हैं, जहाँ पर स्टोर कीपर का काम होता है एज अ ट्रस्टी। वो वहाँ पर ट्रस्ट पे रखा जाता है ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सके। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि स्टोर कीपर होता क्या है बेसिकली। स्टोर कीपर का सिंपल सा एक वर्क होता है, जो भी गुड्स होते हैं उसके आसपास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेफ कस्टडी उसका काम होता है, वो वहाँ पर एज अ ट्रस्टी होता है। स्टोर कीपर का एक और मेन रोल होता है, अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी प्रोडक्ट की नीड है तो उसका काम होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके या फिर रिसीव कर सके। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टोर कीपर होता क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टोर कीपर होता क्या है। अब हम बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस स्टोर कीपर ड्रग और स्टोर कीपर जनरल में। तो मैंने ये कॉमन वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली स्टोर कीपर जनरल का क्या रोल होता है, स्टोर कीपर ड्रग का क्या रोल होता है। तो ऐसी ही वीडियोस और मैंने बनाई हुई है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अभी आपको वैसे डिफरेंस बता ही दिया है, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का काम ही सेम होता है। तो ये आप देखो, ये है स्टोर कीपर जनरल का स्टोर और ये है स्टोर कीपर ड्रग का स्टोर। आप लोग बताओ कि आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में। मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, बिकॉज रोल ही एक है स्टोर कीपर का, बस आपकी जो पोस्टिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में होती है। यहाँ आप देख लो ड्रग का सामान रखा हुआ है, ये सारी मेडिसिन वगैरह है इसमें, एंड यहाँ पर जनरल का सामान रखा है। जनरल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा सामान आपको दिया जाता है। तो आपको मैंने यही डिफरेंस बताना था कि कोई डिफरेंस नहीं है स्टोर कीपर की पोस्ट में, बस आपके डिपार्टमेंट में डिफरेंस है, दैट्स इट। तो यहाँ आपने देख लिया स्टोर कीपर जनरल का स्टोर कैसा होता है या फिर स्टोर कीपर ड्रग का स्टोर कैसा होता है। यहाँ पर आपको एक सिटिंग दे दी जाती है, वहाँ पर आपको बैठना होता है, कंप्यूटर होता है आपके पास, कुछ फाइल्स होती हैं और ये आपका बेसिकली काम होता है। डिफरेंस आपने देख लिया क्या होता है। अब देख लेते हैं कि मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं स्टोर कीपर की और इसके रोल्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया है ये सारी चीज़ें, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये रिसीव करता है मटेरियल्स को, अरेंज करता है मटेरियल्स को, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर आइटम है, मटेरियल है, वो ख़त्म हो जाता है तो आपका काम है उसको अरेंज करना। तो वो आप कैसे अरेंज करोगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। थर्ड थिंग इज़ ये प्रिजर्व करता है मटेरियल्स को, रिकॉर्ड करता है, जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है, इशू करता है मटेरियल्स को, इशू करता है परचेज रिक्विजिशन को, सुपरविजन करता है अपने स्टोर की, रिकॉर्ड कीपिंग करता है, अगेन सेल्स की, रीस्टॉकिंग ऑफ द
स्टोर की अकॉर्डिंगली, जो भी आपको काम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आप इन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड रखते हो, मैनेज करते हो अपने ट्रेनिंग स्टोर स्टाफ को। अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपके स्टाफ मेंबर हैं तो आपका काम है एज अ स्टोर कीपर आप उनको ट्रेंड कर सको और उनको बता सको कि क्या सही है क्या गलत है। प्लानिंग करता है प्रमोशनल कैंपेन की फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और स्पेशल्स के लिए। एंड स्टोर कीपर का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड कर सके अपने एरिया को जहाँ पे भी वो काम कर रहा है और उसको क्लीन रखे, मेन इसका रोल ये भी होता है। एंड स्टोर कीपर का काम होता है कैसे भी सिचुएशंस आती हैं स्टाफ, क्लाइंट्स, वेंडर्स के बीच उनको मेंटेन कर सके। एंड स्टोर कीपर का काम ये भी होता है वो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सके, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। जितनी भी इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो उसके हाथ में होता है। परचेज डिपार्टमेंट, चेंज ऑर्डर्स, ये सारा कुछ काम होता है स्टोर कीपर का और उसके स्टाफ्स का। सो यहाँ हमने जान लिया कि स्टोर कीपर होता कौन है और इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट है टेंडर। अब हमें जानना है कि टेंडर क्या होता है। आपने जान लिया स्टोर कीपर क्या होता है, तो स्टोर कीपर का काम ये होता है कि वो टेंडर जनरेट करता है। उसकी जो स्टाफ होते हैं उनका काम होता है कि वो टेंडर जनरेट करता है। जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, वो हम कैसे बाय करते हैं, वो हम टेंडर के थ्रू बाय करते हैं। सो ये जो चैप्टर्स होने वाले हैं ये मैंने अल्टरनेट डेज पे सोचे हैं कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको बनाने के लिए। ये मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, ये मेरी खुद की प्रेजेंटेशन है, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। तो हम देख लेते हैं टेंडर होता क्या है। टेंडर क्या होता है, ये एक तरह का रिटन इन्फॉर्मेशन होता है और इन्विटेशन होता है जो कि हम भेजते हैं अपने पोटेंशियल सप्लायर्स को, ताकि हम बाय कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो टेंडर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियरली स्पेसिफाई होता है कि वो टेंडर किस चीज़ के लिए है, उसमें स्कोप क्या है, वो टेंडर हमने किस लिए जनरेट किया है। तो उसका हम स्कोप देखते हैं, उसके ऑब्लिगेशंस देखते हैं और हमारे जो बिडर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस प्रोसेस में जितने भी हमारे बिडर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं बिडिंग प्रोसेस में और हम उनसे अपने गुड्स को बाय करते हैं। इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता, इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोर कीपर का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। सुनने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा होता है। सो ये जो क्वेश्चंस आते हैं स्टोर कीपर में ये ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा बुक्स में से पूछा जाता है, थोड़ा प्रैक्टिकली पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं। एंड यहाँ पर ये जो आप मीनिंग देख रहे हो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस में होता है एक पर्सन की मोरल और लीगली बाउंड ड्यूटी होती है कि वो जो भी हमें सामान दे रहा है वो कमिटमेंट के साथ दे, उसमें कोई फॉल्स चीज़ें ना हो। एंड जो ये टेंडर डॉक्यूमेंट होता है ये रिटन होता है एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि पॉइंट टू पॉइंट हो, ब्रीफ हो और पॉइंट टू पॉइंट हो। एंड इनविटेशन जो होता है टेंडर का उसको हम ITT भी बोलते हैं, कि एक फॉर्मल प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू होता है बाय द बायर्स, ताकि हम इन्वाइट कर सके सप्लायर्स को टू बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट के बारे में। यहाँ हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट। जो ये हम बाइंग कर रहे हैं उसी मेथड को हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। इसमें हम डिस्कवर करते हैं और एग्री करते हैं टर्म्स पे जो कि हमें परचेज करने हैं। ठीक है, तो अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है तो हम प्रोक्योरमेंट मेथड से करेंगे। सो टेंडर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्रोक्योरमेंट, किसी भी आइटम को प्रोक्योर करना। यहाँ हम बाइंग वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी आइटम को प्रोक्योर करना। प्रोक्योरमेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रोक्योरमेंट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को। इससे हमें सेलेक्टेड एंड गुड सप्लायर्स मिलते हैं। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ को जो कि ऑब्टेन करती है गुड्स को, सर्विसेज को, सोर्सिंग को एंड नेगोशिएटिंग टर्म को। सो ये जितना भी प्रोसेस होता है हमारा टेंडर का वो प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से ही होता है। इसी से हमें गुड सप्लायर्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसका एक चार्ट देख लेते हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएगी। सो अब देख लेते हैं टेंडर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस। ये एक चार्ट है, अगर आप इसको देख लेते हो तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई थी वो आपको इस चार्ट के थ्रू समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है स्टोर कीपर का कि वो फॉर्म करे एक प्रोक्योरमेंट टीम को, जिसमें स्टोर कीपर खुद होता है और उसका स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं।
नेक्स्ट स्टेप होता है टेंडर को डेवलप किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को डेवलप किया जाता है, उसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लिखा जाता है उस पर्टिकुलर गुड्स का कि क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए। नेक्स्ट होता है प्री क्वालिफिकेशन चार्ट, उसमें हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देन हम टेंडर को इशू कर देते हैं। उसके बाद जो है एक ब्रीफिंग मीटिंग होती है टेंडर की। नेक्स्ट होता है इनिशियल इवैल्यूएशन, जो भी हमने चीज़ें अपनी स्पेसिफाई की थी उस पर्टिकुलर गुड्स की, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और अपने सप्लायर को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सप्लायर भी बोल सकते हो, बिडर भी बोल सकते हो, वेंडर भी बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद जो भी वो गुड्स होता है उसका एक प्रेजेंटेशन विजिट होता है, उसको चेक करता है, एग्जामिन करता है, तो उसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हम अपने सेलेक्टेड सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉर्ड हो जाता है। यही सारा प्रोसेस होता है, इससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की, जो कि इन्हीं पे ही बेस्ड हैं और आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है अ टेंडर इज अ रिटन इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन। ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि टेंडर क्या होता है, एक रिटन इन्फॉर्मेशन होता है एंड इन्विटेशन होता है। तो ये हम किसको भेजते हैं? सो इसका राइट आंसर हो गया बी, हम ये जो टेंडर है हम भेजते हैं एक पोटेंशियल सप्लायर को फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है द इंफॉर्मेशन टू बी मेड अवेलेबल फॉर सर्टेन हैवी परचेजेस थ्रू द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड। इसमें हमें बताना है कुछ सर्टेन हैवी परचेजेस होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन जो है हम न्यूज़पेपर के थ्रू अवेलेबल कराते हैं, तो ये कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है टेंडर नोटिस। सो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का ऑफर होता है जो कि मेड होता है बाय द सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर इन रिप्लाई टू अ कोटेशन लेटर, ताकि वो सप्लाई कर सके मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशन। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ इसमें लिखी है। सो जो बाय न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है उसको हम टेंडर नोटिस भी बोलते हैं और पब्लिक टेंडर और ओपन टेंडर भी बोलते हैं। एंड कुछ टेंडर होते हैं जो कि इंडिविजुअल लेटर भेजा जाता है बाय द पोस्ट एक पर्टिकुलर सप्लायर को, उस वाले टेंडर को हम लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज एक भी वीडियो मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EMD। EMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हमें एक इसमें मनी डिपॉजिट करना होता है। जो बिडर होता है वो एक अमाउंट डिपॉजिट करता है ताकि वो बैकआउट ना कर सके, और ये जो अमाउंट होता है ये कलेक्ट होता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस अमाउंट को कलेक्ट करती है और ये बाद में रिफंडेबल होता है। तो जो EMD है ना वो ऑलवेज कलेक्ट किया जाता है और डिमांड में होता है कि EMD तो देनी ही देनी है, बिकॉज ये एक इंश्योर करता है कि जो सीरियस बिडर्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सके। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया, ये भी EMD से ही है। इसमें पूछा गया है विच वन इज नॉट अ पर्पस ऑफ डिपॉजिटिंग EMD। EMD क्यों डिपॉजिट कराया जाता है वो मैंने अभी आपको बताया। एक श्योरिटी होती है ताकि सीरियस बिडर ही पार्टिसिपेट कर सके, कहीं वो बैकआउट ना हो जाए, तो इसीलिए EMD को कलेक्ट किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, कंपनसेशन टू डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है टेंडर शुड बी रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज। इसका आंसर आप सबको पता चल गया होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसका मीनिंग बता दिया था, इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच वन नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर सिस्टम। तो मैंने ओपन टेंडर के बारे में आपको बताया था, लिमिटेड टेंडर के बारे में बताया था, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है एक टेंडर सिस्टम नहीं है। सो इसका राइट आंसर है डी, सिंगल टेंडर होता है, ओपन टेंडर होता है, लिमिटेड टेंडर होता है, बट कॉन्फिडेंशियल टेंडर इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है डी, कॉन्फिडेंशियल टेंडर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सो इसका राइट आंसर है IT कॉन्ट्रैक्ट। IT कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉल अंडर ओपन टेंडर इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इनमें से कौन सा जो है फॉल करता है अंडर ओपन टेंडर इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जो उसका राइट आंसर है ए, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी जो होती है फॉल करती है अंडर ओपन टेंडर इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें भी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है, टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं और कुछ MCQ है।
सो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच वन इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू सिंगल टेंडर। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि सिंगल टेंडर से कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जीएम अप्रूव्ड इज रिक्वायर्ड। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है सिंगल टेंडर के। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अगर हम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करेंगे। सो इसका राइट आंसर है सी 25 लाख। अगर कोई गुड्स है उसकी वैल्यू 25 लाख है तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज हैंडल है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना क्योंकि जल्द ही वो अपलोड होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।